आज हमें अपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करना है वो है कोई बिल कैसे एक्ट बनता है। पार्लियामेंट में ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई बिल एक्ट बनता है, या स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल कैसे एक्ट बनता है। तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस होगी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई होगी। उसी तरह से स्टेट लेवल पर भी जो है किसी बिल को पास करने की एक प्रॉपर प्रोसेस बताई गई होगी, जो है जिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो बिल पास होता है और पास होकर वो एक्ट बन जाता है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, या कहूं कि ऐसा प्रोसीजर जो कि लॉ बनाने के लिए फॉलो किया जाता है। अ प्रोसीजर यूज्ड टू मेक लॉज, या प्रोसीजर फॉलोड फॉर मेकिंग लॉज। तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे इनिशिएट होगा? तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज एन इनिशिएशन। किस चीज का इनिशिएशन? जो हम लॉ प्रपोज्ड लॉ बनाने जा रहे हैं, उस प्रपोज्ड लॉ बनाने जा रहे हैं, उस लॉ का जो है एक तरह से प्रपोजल है, एक तरह से उस लॉ का प्रपोजल है जो कि बिल के फॉर्म में जो है पार्लियामेंट में रखा जाता है। स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाता है, राज्य विधानसभा में रखा जाता है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, या कहूं कि प्रोसीजर फॉलोड फॉर मेकिंग लॉज is an initiation regarding the introduction of the proposal for legislation in the form of a bill। तो फिर बिल क्या है? बिल और कुछ नहीं, बिल एक लेजिस्लेटिव ड्राफ्टेड प्रपोजल है जो कि पार्लियामेंट के या स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है, और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को से पास होने के बाद वो बिल जो है प्रेसिडेंशियल या गवर्नर की एसेंट के थ्रू जो है वो एक्ट बन जाता है। तो अ बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल which can be introduced in either house of parliament। यहाँ हम जिस पासिंग ऑफ बिल की बात कर रहे हैं ये ऑर्डिनरी बिल है। इसका मतलब कि बिल के और भी फॉर्म्स हैं। तो हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनके अलावा जो है मनी बिल की बात भी करता है, फाइनेंशियल बिल की बात भी करता है, अप्रोप्रिएशन बिल की बात भी करता है, उन बिल्स की बात भी करता है जो कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर निकाले जाते हैं, उस तरह के बिल की बात भी करता है। तो ये सभी जो है इट्स ऑल दीज आर काइंड्स ऑफ लाइक अप्रोप्रिएशन या एक्सपेंडिचर वाला जो बिल, इस तरह के जो भी बिल है, ऑल दीज आर काइंड ऑफ सम फाइनेंशियल बिल जो है। तो आर्टिकल 107 में जो है सब्जेक्शन लगा है आर्टिकल 117 का जो कि फाइनेंशियल बिल की बात करता है, और आर्टिकल 109 का जो कि मनी बिल की बात करता है। इसका मतलब कि आर्टिकल 107 में जिस बिल की बात की जा रही है या जिस बिल को एक्ट बनाने की बात की जा रही है वो ऐसा बिल है जो कि मनी बिल नहीं है, जो कि फाइनेंशियल बिल नहीं। कैसा बिल है वो? इट्स एन ऑर्डिनरी बिल। तो बिल वो है जो कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। किस चीज का? एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जो कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आर्टिकल 107 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को जस्टिफाई करता है। 107 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि ये बिल लॉ तभी बनेगा व्हेन इट इज अप्रूव्ड by both houses of the parliament and after it get accented by the president under article 111 of the constitution। यानी ये बिल तब लॉ बनेगा जबकि सदन के दोनों सदनों द्वारा ये पास हो जाएगा। किसी भी हाउस से वो बिल इनिशिएट होगा, वो प्रपोजल लेजिस्लेशन का एक ड्राफ्ट प्रपोजल
वो किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा से इनिशिएट हो, चाहे वो लोकसभा से इनिशिएट हो। हाँ, कब वो लॉ बनेगा? वो लॉ तब बनेगा जबकि दोनों हाउसेस से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बताया गया है उसे उस बिल को पास करने का, उसको प्रॉपर फॉलो अप करते हुए प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के साथ जब वो बिल सामने आएगा, तब वो बिल एक्ट के फॉर्म में हमारे सामने होगा। जो बिल का इंट्रोडक्शन कौन कर सकता है? तो बिल का इंट्रोडक्शन चाहे वो मिनिस्टर करे, उस कंसर्न मिनिस्ट्री का जो है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे लोकसभा का मेंबर हो, वो भी उस बिल को इनिशिएट कर सकता है। तो 107 के रिगार्ड में ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है अपने ड्राफ्ट के रूप में, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। कौन रख सकता है सामने उससे जो है? तो वो चाहे वो कंसर्न मिनिस्टर हो, उस मिनिस्ट्री का जो है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर हो। तो आर्टिकल 107 एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, it talks about a bill which is an ordinary bill. If I'm going through the definition of ordinary bill, so whatever the subjection given in 107, that is 109 and 117, so in the context of both the provisions, if I'm given chance to define the definition of ordinary bill, so ordinary bill is neither a money bill, nor a financial bill, nor a bill involving expenditure from the consolidated fund. This bill may be introduced in either house of parliament, ये बात 107 कह रहा है, और स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्ड में आर्टिकल 196 वहां कह रहा है, जहां पर कि राज्य की विधानसभाओं की बात हो रही है। जब when it is passed by that house where that bill was introduced, then the bill is transmitted to the other house. If the bill is agreed by both the houses with or without amendments, the bill is deemed to be passed by both the houses. जिस हाउस से बिल इनिशिएट हुआ, चाहे वो राज्यसभा थी, चाहे वो लोकसभा थी, चाहे प्राइवेट मेंबर ने किया, चाहे उस कंसर्न मिनिस्टर ने किया, उस हाउस से पास होने के बाद वो बिल दूसरे हाउस में जाता है। तो उसके बाद अगर उस दूसरे हाउस को कोई आपत्ति होती है, कोई कंट्राडिक्शन होता है, उसका कोई क्या कहते हैं, कोई असहमति होती है, तो ऐसे में वो अपनी असहमति बताता है और कहता है कि इस बिल में आप इस तरह से चेंजेस कीजिए जो है। तो ऐसे में जब दोनों हाउसेस उस बिल को अपना अप्रूवल दे देते हैं, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के साथ जो है, तो ये कहा जाता है कि बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। उसके बाद द बिल इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट। सो ऐसे में जो है ऑर्डिनरी बिल के रिगार्ड में जो है, ऑर्डिनरी बिल के रिगार्ड में जो आपकी राज्यसभा है वो सेम पावर एंजॉय करती है जो पावर आपकी लोकसभा एंजॉय करती है। ऐसे में राज्यसभा का भी उतना ही रोल है किसी बिल को पास करने में जो रोल जो है आपकी लोकसभा का है। ये ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है। बाकी तो जो फाइनेंशियल बिल है, मनी बिल है, वो सीधे प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के साथ जो है वो सीधे ही लोकसभा में पेश होते हैं, तो वहां पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन हाँ, उनके अलावा ऑर्डिनरी जो जितने भी बिल हैं उनमें लोकसभा का भी, लोकसभा के बराबर ही जो है आपकी राज्यसभा का अस्तित्व है। मतलब जो पावर लोकसभा के पास है रिगार्डिंग पासिंग ऑफ अ बिल, जो है वही पावर आपकी राज्यसभा के पास भी है। जो है बिल जब हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश होता है तो कई प्रोसीजर्स के थ्रू, वेरियस स्टेजेस के थ्रू हमारा बिल गुजरता है। जो है उसमें आपकी फर्स्ट रीडिंग स्टेज होती है, सेकंड रीडिंग स्टेज होती है, कमिटीज होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, थर्ड रीडिंग होती हैं, तब जाके हमारा बिल जो है प्रॉपर तरीके से आगे
प्रोसीड होता है, तब उस पर वोटिंग होती है जो है। तो जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ किसी भी हाउस में, तो उसकी फर्स्ट रीडिंग की जाती है, जैसा कि उस कंसर्न मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर ने उस बिल को पेश किया था। इस लेवल पर जो है कोई डिस्कशन वहां पर नहीं होता है। फिर एक मोशन मूव होता है कि इस बिल को कंसिडरेशन में लेना है या नहीं लेना है, या कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो भाई इसको जो है सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दो। सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई इस बिल में अगर ये चेंजेस कर दिए जाएं तो इस पर्टिकुलर बिल को कंसिडरेशन के लिए लिया जा सकता है। तो अपनी वो रिपोर्ट देती है, या उस बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया जाए, जो है जो दोनों तरफ के कुछ मेंबर्स उसमें शामिल हों, वो ये तय करे भाई कि किस तरीके से इस बिल को जो है हम जो है क्या कहते हैं कंसिडरेशन के लिए ला सकते हैं, या उस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए जो है क्या कहते हैं पब्लिक के बीच दे दिया जाए जो है। जैसे आपने देखा था जो है कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर या क्या कहते हैं ये जो ट्रिपल तलाक को लेकर जो है गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे जो है क्वेश्चनर किया डाला हुआ था जो है, जिसमें लगभग 30 से 35 सवाल थे जो है, जिसमें हमको आपको आंसर करना था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी थी जो है। तो गवर्नमेंट चाहे तो ये भी कर सकती है कि वो एक जनरल डिस्कशन के लिए जो है फॉर क्या कहते हैं फॉर पब्लिक ओपिनियन जो है गवर्नमेंट जो उसको सर्कुलेट कर सकती है। अगर कंसिडरेशन के लिए वो बिल पास हो जाता है उस लेवल पर, तो सेकंड रीडिंग की स्टेज आती है। सेकंड रीडिंग की स्टेज में उस बिल के प्रोविजंस पर जनरल डिस्कशन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ बिल के हर एक क्लॉज को कंसीडर किया जाता है, उनका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया जाता है। उस प्रॉपर इंटरप्रिटेशन और कंसिडरेशन के बाद जो है फिर आपकी आती है थर्ड रीडिंग। क्योंकि सब कुछ तो सारी बहस जो है सेकंड स्टेज पर ही हो गई जो है। थर्ड रीडिंग की स्टेज में क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर स्टेज of regarding passing of a bill is very much confined to a limited discussion regarding what कि भाई इस बिल को पास करना है कि रिजेक्ट कर देना है, whether such a bill is eligible for to be passed or it to be rejected जो है। तो थर्ड स्टेज पे सिर्फ आपकी इतनी बात होती है कि अगर उसको जो है पास कर देना है तो फिर आगे वो वोटिंग के लिए जो है दोनों हाउसेस का जो प्रोसीजर दिया गया है बिल को पास करने का, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे मूव कर जाएगी। ये तो रहा रिगार्डिंग पासिंग ऑफ अ बिल जो है। एक सिचुएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के रिगार्ड में और दी गई है कि अगर किसी बिल पर जो है दोनों हाउसेस के बीच जो है क्लैश है, दोनों हाउसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों हाउसेस के बीच डिसएग्रीमेंट है कि आप कुछ कह रहे हैं हम कुछ कह रहे हैं, किसी हाउस से वो बिल इनिशिएट हुआ, दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस ने अपनी रिकमेंडेशन दी जो है, पहले वाले हाउस ने मानने से इनकार कर दिया, पहले वाले हाउस ने कुछ बातें मानी, कुछ बातें उनकी नहीं मानी, या जिस हाउस से इनिशिएट हुआ दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया जो है। तो इस तरह की पोजीशन में जो है क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 108 को मेंशन किया गया है, जो कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन अ बिल। आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी रिगार्ड में बात करता है कि जब कभी किसी बिल पर कोई डिसएग्रीमेंट है पार्लियामेंट के बीच में जो है कि आपकी जो दोनों हाउसेस हैं उनमें आम सहमति नहीं बन पा रही है, तो इस पोजीशन में जो है आर्टिकल 108 को जो है हमारे यहाँ मेंशन किया गया है। आर्टिकल 108 जो है जो कि स्पेसिफिक बात करता है कि क्या कहते हैं कि अगर कोई बिल किसी पर्टिकुलर बिल पर दोनों हाउसेस के बीच अगर कंट्राडिक्शन है तो ऐसे में जो है प्रेसिडेंट जो है वो जो है ज्वाइंट सेशन कॉल कर सकता है।
तो हम जिस 108 में बिल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वही बिल है जो आपका ऑर्डिनरी बिल है, ये आपका मनी बिल नहीं है, ये आपका मनी बिल नहीं है, ये आपका ऑर्डिनरी बिल है। तो वो पोजीशन जबकि जबकि एक हाउस ने किसी बिल को पास किया, दूसरे हाउस ने मना कर दिया, या किसी हाउस ने उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया लेकिन दूसरे हाउस ने उस अमेंडमेंट को मानने से इनकार कर दिया, या दूसरे हाउस ने उस बिल पर कोई एक्शन ही नहीं लिया और 6 महीने तक के लिए बिल को अपने पास दबा के रख लिया, मतलब उस पर कोई उसने एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया कि चलो इस पर हमें कोई एक्शन लेना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट आपका दोनों हाउसेस के ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। कैसे बुलाएगा? अगर दोनों हाउसेस सिटिंग में हैं, यानी कि पार्लियामेंट जो है सेशन में चल रही है, दोनों हाउसेस सिटिंग में हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक वो मैसेज दे देगा जो है कि हम फला फला तारीख को जो है, या हम कंसर्न आने वाले समय में इस तारीख को हम जो है दोनों हम ज्वाइंट सेशन बुला रहे हैं पार्लियामेंट का जो है। इफ दे आर नॉट सिटिंग, तो ऐसे में एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा, और पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब ही ये है कि प्रेसिडेंट इज showing his intention to summon both the houses to meet in a joint meeting for the purpose of deliberating and voting on the bill जो है। इस उद्देश्य के साथ प्रेसिडेंट की उन्हें ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला रहा है, ताकि वो उस पर्टिकुलर बिल पर जो है दोनों हाउसेस की वोटिंग करा सके जो है। ऐसे में जो है प्रेसिडेंट अपने इंटेंशन के रिगार्ड में दोनों हाउसेस को सूचना इस बात की दे देता है। जैसे ही जिस तारीख को प्रेसिडेंट अपने इंटेंशन के रिगार्ड में दोनों हाउसेस को सम्मन करता है, as soon as the president has notified his intention of summoning the houses to meet in a joint meeting, to meet in a joint sitting, then both the houses from now shall not proceed anything further in that bill। यानी कि जैसे ही जिस तारीख को प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया दोनों हाउसेस को अपने इस इंटेंशन के बारे में, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिस दिन से उसने इन्फॉर्म किया, सम्मन किया हाउसेस को, मैसेज दिया या पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया, उस तारीख से ही दोनों हाउसेस अब उस बिल पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। जैसी पोजीशन है वैसे ही बनी रहेगी। अब सीधे मुलाकात उस दिन होगी जिस दिन ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ने बुलाया है, उस समय वोटिंग होगी, उसी समय तय होगा कि इस बिल पर अब क्या होना है, क्या नहीं होना है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ऐसे में दोनों हाउसेस एक ही दिन, जिस दिन जो प्रेस्क्राइब डेट होती है उस दिन इकट्ठा होते हैं, उस बिल पर वोटिंग होती है, और जिसकी मेजॉरिटी होती है बिल जो है उसके पक्ष में चला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में जो है लोकसभा जो है इस मामले में प्रिवेल करती है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से ज़्यादा होता है, लोकसभा के जो मेंबर हैं वो राज्यसभा से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं कि वो बिल जो है राज्यसभा नहीं जबकि लोकसभा के पक्ष में होता है। ज्वाइंट सेशन अब तक आपका जो है 3 बार आपका बुलाया गया है। 1961 में जो है डाउरी प्रोविजन बिल था जो है, फिर 78 में आपका ये बैंकिंग सर्विस कमीशन के रिगार्ड में था कुछ जो है, और 2002 में जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2000 जो है आया था जो है। हाँ 3 बार आपका जो है ये बुलाया गया है। इसके बाद once the bill is passed in the joint session,
तो ये माना जाएगा कि द बिल इज एग्रीड बाय बोथ द हाउसेस, और उस बिल पर जो पेंडिंग पोजीशन डेडलॉक के समय बनी हुई थी, उसी पेंडिंग पोजीशन को यहां पर डिस्कस किया जाएगा ज्वाइंट सेशन में। कोई नया अमेंडमेंट, कोई नया चेंज जो है उस बिल में कोई भी हाउस जो है अब जो है मेंशन नहीं कर सकता है। जो करना था वो उसी समय खत्म हो गया जैसे ही प्रेसिडेंट ने इस चीज के लिए नोटिफाई किया था। तो देयर शुड नॉट बी एनी अमेंडमेंट except those on which the disagreement has resulted in the two houses and which are made necessary and necessary and shall be proposed at the joint meeting। जो है तो जो ज्वाइंट मीटिंग में प्रपोज किया गया था उस समय, तब जबकि डेडलॉक था, उसके अलावा कोई नया अमेंडमेंट जो है मेंशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 108 में एक चीज और अच्छी है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्ड में किसी बिल के पास होने की कॉन्टेस्ट में, तो उस डेट से दोनों हाउसेस उसी पोजीशन पर रुक जाएंगे जो पोजीशन करेंटली उस बिल के रिगार्ड में बनी हुई है। दूसरी चीज, इसी बीच अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, दूसरी चीज इसी बीच अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो डिसॉल्व लोकसभा भी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में उस बिल के पास होने में शामिल होती है और साथ ही साथ उस बिल को पास किया जाता है और वो बिल एज इट इज एक्ट बनता है। वो बिल एज इट इज एक्ट बनता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने पहले ही नोटिफाई कर दिया। तो इस पोजीशन में कभी आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर कि डिसॉल्व लोकसभा के मेंबर भी जो हैं किसी बिल के पास होने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बताएंगे हाँ, 108 में जहां पर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात कही गई है, उस पोजीशन में अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है रिगार्डिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो उस पोजीशन में लोकसभा अगर डिसॉल्व भी हो गई है तो भी जो है लोकसभा के मेंबर्स जो हैं उस ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो रहा आपका जो है आर्टिकल 108 और 107 के प्रोविजंस। अब चलते हैं आर्टिकल 197 की तरफ जो है, जहां पर जो है जहां हमने अभी तक हमने 196 देखा, जो 196 वैसे ही जैसे ही आपका आर्टिकल 107 है, वहां पर भी सब्जेक्शन लगा हुआ है उस ऑर्डिनरी बिल पर, फाइनेंशियल बिल का जो है और आपके जो है क्या कहते हैं आपके मनी बिल का जो है। आर्टिकल 196 में जो है आपका जो है इस पे सब्जेक्शन लगा है, आर्टिकल 202 का सब्जेक्शन लगा हुआ है और आर्टिकल 199 का सब्जेक्शन लगा हुआ है। आर्टिकल 196 जो आपकी प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ ए बिल की बात करता है, तो यहाँ जिस ऑर्डिनरी बिल की बात कही जा रही है उस ऑर्डिनरी बिल में 198 और 207 का सब्जेक्शन लगा हुआ है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस के रिगार्ड में किसका सब्जेक्शन था? आर्टिकल 109 का सब्जेक्शन था और आर्टिकल 117 का सब्जेक्शन था, यानी कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का सब्जेक्शन था जो है। इसका मतलब कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ऐसे बिल हैं जिनमें कि हमेशा लोकसभा प्रिवेल करती है और वैसे ही स्टेट लेवल पे जो है जो स्टेट असेंबली है वो प्रिवेल करती है। तो डेडलॉक जैसी पोजीशन जो है कोई स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है। जैसा कि क्या कहते हैं द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट does not enjoy equal powers as it was enjoyed by the Rajya Sabha in respect of a non-money bill. So there is no such deadlock in the two houses of the legislature at the state level जो है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है there is no such provision
फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट मीटिंग या ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है। ऐसे में अगर किसी बिल पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे स्टेट जहां दो सदन है, जहां पर बाई कैमरल व्यवस्था है, जहां पर स्टेट असेंबली भी है और स्टेट काउंसिल भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उस पोजीशन में जो है अगर किसी बिल पर जो है डिसएग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कोई डेडलॉक होता है, मतलब जिसकी वजह से डेडलॉक हो जाता है, तो उस पोजीशन में जो है क्या कहते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो पावर है वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। इसका मतलब कि स्टेट लेवल पर किसी बिल के रिगार्ड में अगर कोई कंट्राडिक्शन होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई क्या कहते हैं, कोई असहमति होती है उनके बीच में जो है, तो उस कंडीशन में जो है आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो है, सॉरी हाँ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास पावर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो उस बिल को अपने हिसाब से पास कर लेगी जो है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन आपकी कहाँ दी है? आर्टिकल 197 में दी है। आर्टिकल 197 सब क्लॉज 1 कहता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट इफ आफ्टर a bill has been passed by the legislative assembly of a state having a legislative council and now the bill is transmitted to the legislative council। ये आप जानते हैं कि जहां पर की बाई कैमरा सिस्टम है, वहां पर चूंकि किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है, जैसे कि बात आर्टिकल 107 करता है, वही बात आपका आर्टिकल 196 करता है। तो किसी भी हाउस से इनिशिएट हो रहा है, कोई भी, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर है, उस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक हाउस से पास हो रहा है तो दूसरे हाउस में ट्रांसमिट होकर जा रहा है। तो 197 सब क्लॉज 1 यही कह रहा है कि अगर वो बिल जो है स्टेट असेंबली ने पास किया है, ऐसा स्टेट जहां पर की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा जो है। तो उस पोजीशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकती है? उस राज्य की जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है? वो कहेगी कि भाई हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द काउंसिल, या उस बिल को राज्यसभा जो है उस स्टेट की, वो उसको जो है 3 महीने तक उस पर अपनी कोई रिकमेंडेशन देगी ही नहीं जो है, और क्या कहते हैं, जिससे वो बिल लैप्स हो जाएगा। मोर देन 3 months elapse from the date on which the bill is laid before the council without the bill is being passed by it जो है 3 महीने तक उस बिल को अपने पास रखे रहती है, तब तक बिल वो पास होता ही नहीं है। तीसरी बात है इसमें आर्टिकल 197 सब क्लॉज 1 में कि द बिल इज पास्ड बाय द काउंसिल with amendments to which the legislative council does not agree, the legislative assembly may pass the bill again in the same or in any subsequent session with or without such amendment, if any, as have been made, suggested or agreed to by the legislative council, and then transmit the bill as so passed to the legislative council जो है। कि जो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया था इसको असेंबली को जो है, एक तो कंडीशन वो थी भाई कि या तो वो रिजेक्ट कर दे या 3 महीने तक अपने पास वो उसको दबा कर रख ले जो है, या तीसरी पोजीशन कि उसने अपने कुछ रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन को वापस उसने बैक किया जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, लेकिन जो उसने रिकमेंडेशन दी जो है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली मानने के लिए तैयार नहीं है। या असेंबली ये कर सकती है कि असेंबली जो है उस बिल को फिर से पास करे उसी सेशन में, या पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के अगले सेशन में जो है, चाहे जो अमेंडमेंट उसने प्रपोज किए थे काउंसिल ने उसकी रिकमेंडेशन पर, या बिना किसी अमेंडमेंट के जो है उसके पास वो फिर से उस बिल को रिकंसीडर करके भेजती है जो है, किसके पास? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब क्या होगा इस पोजीशन में? आर्टिकल 197 सब क्लॉज 2 आगे की पोजीशन की बात करता है कि दोबारा वो बिल रिकंसीडर होके लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जो है फिर से वापस आया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो है।
तो क्या है, तीन पोजीशन है। द बिल इज रिजेक्टेड बाय द काउंसिल, more than 1 month elapsed from the date on which the bill is laid before the council without the bill being passed by it। एक महीने तक उस बिल को अपने पास वो रिटेन कर लेगी। तीसरा, the bill is passed by the council with amendments to which the legislative assembly does not agree, the bill shall be deemed to have been passed by both the houses of legislature of the state, the form in which it was passed by the legislative assembly for the second time with such amendment, if any, as have been made or suggested by the legislative council and agreed to by the legislative assembly। जो है इस पोजीशन में अगर जिस बिल को काउंसिल ने पास किया अमेंडमेंट के साथ, उसको लेकर जो है असेंबली फिर तैयार नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस रिकंसिडरेशन के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा पास करके काउंसिल में उस बिल को भेजा था, जो है दोनों हाउसेस ने उस बिल को पास कर दिया है। दोनों हाउसेस ने उस बिल को पास कर दिया है। ऐसे में आर्टिकल 197 सब क्लॉज 1, जिसमें 3 महीने की समय सीमा बताई गई है कि अपने पास रख सकता है, और आर्टिकल 197 सब क्लॉज 2, जब बिल दोबारा रिकंसिडर होकर पहुंच रहा है राज्यसभा के पास तो 1 महीना। तो दोनों आर्टिकल 197 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 जो हम दोनों की रीडिंग करते हैं, तो उसमें क्या बात निकल कर आती है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट हैव एनी पावर एक्सेप्ट टू डिले द पासिंग ऑफ बिल फॉर 4 months। 4 महीने से ज्यादा उस बिल को वो डिले नहीं कर सकती है। ऐसे में जो है आर्टिकल 197 में जो है रिस्ट्रिक्शन है, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर के ऊपर रिगार्डिंग पासिंग ऑफ अ बिल है। किसी बिल के रिगार्ड में अगर दोनों हाउसेस के बीच कोई असहमति है, कोई कंट्राडिक्शन है, तो स्टेट लेवल पर कोई भी ज्वाइंट सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को बुलाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इसमें ऐसे में जो आपकी स्टेट असेंबली है, इसी के पास ये सुप्रीम पावर है कि वही जिस लॉ को रिकमेंड करती है वही लॉ एग्जैक्टली मानी जाती है, भले ही दोनों हाउसेस के बीच कंट्राडिक्शन क्यों ना हो। जो है तो 197 सब क्लॉज 1 और 197 सब क्लॉज 2 इस बात को जस्टिफाई करता है। 197 सब क्लॉज 1 में बताया कि या तो वो बिल रिजेक्ट कर देगी वहां की राज्यसभा, या उस बिल को 3 महीने के लिए अपने पास रख लेगी बिना पास किए हुए, या वापस भी करती है पास करके तो अपने कुछ रिकमेंडेशन देती है जिसको कि असेंबली नहीं मानती है, और असेंबली बाद में फिर चाहे उसी सेशन में या नेक्स्ट सेशन में उस बिल को रिकंसीडर करके फिर से काउंसिल के पास भेजती है। तो चाहे उसकी रिकमेंडेशन के साथ जो काउंसिल ने दे रखी थी, या किसी बिना रिकमेंडेशन के साथ, बिना किसी अमेंडमेंट के साथ वो भेज देती है, या अमेंडमेंट के साथ भेज देती है, तो अगर तो वो बिल अगर दोबारा रिकंसिडर होकर जाता है राज्यसभा के पास, तो 197 सब क्लॉज 2 के प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई होते हैं, या तो उसको वो रिजेक्ट कर देगी, दूसरा उस बिल को अपने पास 1 महीने के लिए रोक लेगी, तीसरा अगर वो जो भी अमेंडमेंट वो प्रपोज करती है दोबारा काउंसिल जो है, तो उसको जो है असेंबली नहीं मानेगी। असेंबली ने जिस प्रपोजल के साथ दोबारा रिकंसीडर करके उस बिल को भेजा था, वही एज इट इज बिल जो है फाइनल मान लिया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि दोनों हाउसेस ने उस बिल को पास कर दिया है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ अ बिल अंडर स्टेट लेजिस्लेचर।